हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की जो पहले आपके नेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखे वीडियोस तो मैं इसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार आप उनको भी विजिट कर लेना ताकि आपकी तैयारियां अच्छे से चलती रहें। आज हम बात करेंगे जून 2012 में जो नेट के सेकंड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हम इंटरनेशनल रिलेशंस से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो पहला क्वेश्चन था इंटरनेशनल रिलेशन से जो पूछा गया था वो था यूएनओ से पूछा गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सिद्धांत है सभी एक के लिए और एक सभी के लिए, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर किसी एक देश पर जो है दूसरे देश के द्वारा आक्रमण या अटैक किया जाएगा, ठीक है, तो उसको जो है पूरे विश्व के जितने भी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं उन सब पे आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने का जो एक जिम्मेवार है वो देश माना जाएगा जो आक्रमण कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये उम्मीद की जाती है कि सभी देश क्या करेंगे, सभी देश जो है उस देश का विरोध करेंगे। ठीक है, आज यूक्रेन और रशिया में भी इस तरह का कुछ माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो रशिया है, ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस में वो एक बाधा डाल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति में बाधा डाल रहा है। तो यहाँ पे सभी देशों को अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ, ठीक है, सभी देशों को जो है उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है सार्क से संबंधित। ठीक है, तो देखिए 2007 का जो सार्क सम्मेलन जो कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, मुख्यतः किस पर जोर दिया गया है, ठीक है, इसमें तो यहाँ से मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली का जो सार्क सम्मेलन हुआ था जो 2007 में, ये 14वां सार्क सम्मेलन था। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म। ठीक है, तो 2007 में जो सार्क सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था उसमें किस चीज़ पर जो है मुख्यतः ज़्यादा जो जोर दिया गया था, किस चीज़ को इम्प्रूव करने की उसमें कोशिश की गई थी। ठीक है, तो देखिए इसमें बात की गई थी इम्प्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, एंड दिस वाज 14th सार्क समिट। ठीक है, ये 14वां सार्क सम्मेलन था जो 3 और 4 अप्रैल 2007 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसमें अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधारने पर बल दिया गया ताकि क्या हो सके, ताकि सार्क के देशों के विकास की गति को बढ़ाया जा सके। ठीक है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं, ठीक है, 8 देश हैं। ठीक है, और जब ये सार्क का ये सम्मेलन हुआ तो किस किस ने इसको अटेंड किया था, अटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ, ठीक है, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपति वहाँ पे डेलीगेट्स के तौर पर आए थे। और प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, भूटान, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान, और एक चीफ एडवाइज़र कहाँ का था, बांग्लादेश का। ठीक है, तो इन लोगों ने वहाँ पे उस सम्मेलन में जो भाग लिया था। ठीक है, जिसमें मुख्यतः किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया था, अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधारने पर, ताकि सार्क देशों के विकास की गति को बढ़ाया जा सके। तो देखिए सार्क से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ से पूछा गया था। आपको रीजन और असर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको एक असर्शन, एक कथन दिया होगा, उसका नीचे रीजन दिया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपने असर्शन को पढ़ के रीजन को पढ़ना है ताकि आपको ये बताना है कि क्या जो रीजन है क्या वो असर्शन को सही इंटरप्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में। तो इसमें देखिए ये जो पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ये क्या करती है, विश्व व्यापार पैरवी करता है। ठीक है, कि मुक्त व्यापार सबके लिए समृद्धता लाता है। ठीक है, जो मुक्त व्यापार है वो सबके लिए समृद्धता लाता है, इसीलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार की प्रणाली के जरिए क्या होता है, देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, उन्हें वस्तुओं का बाहर निर्यात करने तथा अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं का आयात करने में सहायता करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या चीज़ होती है, आपको किस तरह से आंसर सही निकालना होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है, ठीक है, या जो स्टेटमेंट बी है वो स्टेटमेंट ए को जो है अच्छे से एक्सप्लेन या इंटरप्रेट कर रही है। कैसे पता चलता है, मोस्ट ऑफ टाइम इसका जो आंसर होता है वो यही होता है कि आपकी जो रीज़न और असर्शन है, ठीक है, ये दोनों सही है और एक दूसरे को सही तरीके से ये इंटरप्रेट भी करता है। ये कैसे पता लगेगा, आप स्टेटमेंट ए पढ़िए। ठीक है, जो स्टेटमेंट ए दी हुई है जिसमें आपने क्या देखा कि WTO के बारे में बात की है। ठीक
ठीक है। और जो स्टेटमेंट बी है वो भी WTO के बारे में ही बात कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरप्रेट करती है। लेकिन अगर मान लीजिए पहले में WTO के बारे में बात की है, यहाँ पे कुछ और UNO के बारे में बात की हुई है, तो ये दोनों हो सकता है दोनों सही भी हो, लेकिन एक दूसरे को इंटरप्रेट नहीं करती हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिर्फ ये उसमें आपने आंसर निकालना होता कि कौन सा सही आंसर है जो एक दूसरे को सही तरीके से ये इंटरप्रेट कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे WTO की पहले बात की जा रही कि क्या करता है कि एक मुक्त व्यापार की पैरवी करता है, जिसमें क्या होता है कि सबके लिए समृद्धता आती है, ठीक है। इससे सभी को जो है इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और रीज़न क्या है, क्यों बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि व्यापार की प्रणाली के जरिए क्या होता है, देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण और उन्हें वस्तुओं का बाहरी निर्यात करने तथा अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं का आयात करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए जो आपका जो कथन है वो रीजन को सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो सीक्वेंस वाइज आया था, ठीक है, मतलब सीक्वेंस पूछा गया था। इसमें जो अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं उनका सीक्वेंस क्या है, ईयर क्या है उनका, ठीक है, कौन सी जो इंसिडेंट है वो किस ईयर हुई थी, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने सारा ही सीक्वेंस वाइज ऑलरेडी इसमें दे दिया, ठीक है। तो आपको इससे ये आइडिया तो लग जाएगा कि जो भी इंटरनेशनल इशूज़ हैं, ठीक है, वो आपको सीक्वेंस वाइज भी याद रखने पड़ेंगे कि कौन से ईयर में कौन सा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो क्यूबा का जो मिसाइल क्राइसिस है, ठीक है, जो ये 1962 में था। और आपको पता है 1962 में जो भारत और चाइना का युद्ध भी चला हुआ था, ठीक है। तो उस वक्त जो है अमेरिका और रशिया के बीच में उस टाइम USSR था, ठीक है, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं एक द्वंद्व बना हुआ था, ठीक है। और ये भी माना जा सकता है कि ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध की तरफ एक पहल हो रही थी, ठीक है। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध होते होते बच गया था जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, ठीक है। क्यों? क्योंकि रशिया ने जो अपनी मिसाइलें जो कहाँ स्थापित कर दी थी, क्यूबा में, ठीक है। तो उसका विरोध किया था अमेरिका ने। तो ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था ये कब का था? ये 1962 में हुआ था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये कब हुई है, इंडिया और सोवियत यूनियन की जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई है कब हुई थी? ये 1971 में पूछी गई, 71 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी पूछी गई थी। और इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया के इतिहास में इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पहला जो न्यूक्लियर जो परीक्षण हुआ था भारत में, ठीक है, जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1974 में किया गया था, ठीक है। पोखरण जिसको बोलते हैं, पोखरण परीक्षण, ठीक है। तो 1974 में होता। और अडॉप्शन ऑफ सैप मीन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये उसके बाद आया था, ठीक है। तो ये चारों जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है इसको मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज यहाँ पे बताया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपको आ सकता है कुछ ना। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जून 2012 में पूछा गया था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हम क्वेश्चन डिस्कस करें, फॉरेन पॉलिसी से ये प्रश्न आया था, ठीक है। अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिक सिद्धांत, नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, किस बात का विचार करता है? देखिए नॉन रेसिप्रोसिटी जो सिद्धांत है ये हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो है किसी दूसरे देशों के साथ संबंध बनाते हैं या उनकी हेल्प करते हैं बिना ये सोचे कि आप भी हमारी हेल्प करो, ठीक है। इसी को कहते हैं नॉन रेसिप्रोसिटी। ये इस बात का विचार करता है, जो सिद्धांत है इस बात का विचार करता है कि ये पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक भेद के बिना, ठीक है, कोई भी किसी तरीके का भेद किए बिना संबंधों को सुधारने के प्रयत्न के विचार पर आधारित है, ठीक है। एफर्ट फॉर इम्प्रूविंग टाइज विद द नेबरिंग कंट्रीज विदाउट रेसिप्रोसिटी, मतलब बिना उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए हुए, ठीक है, उनके साथ अपने संबंधों को सुधारना, अपने संबंधों को बढ़ाना, इसी को कहते हैं नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमारा जो भारत की नीति है ये, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ है ये नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल्स के आधार पर हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं बनती है। तो देखिए सार्क की जो कंट्रीज़ हैं, चाहे आप साउथ एशिया की कंट्रीज़ को ले लो, हमारे जो अपने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उन देशों के साथ हमारे देश का कुछ रिश्ता या संबंध इसी तरीके से रहता है कि
अगर वो लोग हमारी मदद ना भी करें अभी, ठीक है, तो भी हम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, उनकी मांगे बिना ही हम उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, या उनसे हम अपना एक रिलेशन बिल्डअप करेंगे बिना ये एक्सपेक्ट किए कि आप भी हमारी मदद अभी करो या कुछ भी, ठीक है। तो ये भी एक डिप्लोमेसी होती है किसी भी पर्टिकुलर नेशन की, अपने खासकर अपने पड़ोसी देशों के साथ, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट और बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो केनिथ बोल्ट्स से पूछा गया था। केनिथ बोल्ट्स का जो नव यथार्थवाद है, ठीक है, केनिथ बोल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नव यथार्थवाद के मेन प्रपोनेंट इनको माना जाता है, ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले जो नव यथार्थवाद की बात की थी, न्यू रियलिज्म की बात की थी। जहाँ एक तरफ हम मानते हैं, जब रियलिज्म के बारे में हमने पढ़ा है तो उसमें स्टेट को जो है मेन एक्टर माना जाता है, ठीक है, कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो मेन एक्टर वो कौन है, वो स्टेट है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे केनिथ बोल्ट्स क्या मानते हैं कि स्टेट, ठीक है, मेन एक्टर हैं, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि संरचनाएं महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। मतलब संरचनाएं जो है कहीं ना कहीं एक्टर से या जो करता है उनसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्टर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विश्लेषण है वो अंतर्राष्ट्रीय संरचना के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा केनिथ बोल्ट्स मानते हैं, ठीक है, कि आप जो है संरचनाओं के माध्यम से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो क्या मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना कैसी है, अराजकतापूर्ण है, ठीक है, एनार्किस्ट सिस्टम, एनार्किस्ट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि एक जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या एक ऐसे इंटरनेशनल गवर्नमेंट की जो एब्सेंस है जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल विवादों को सुलझा सके, ठीक है। मतलब कि इंटरनेशनल विवादों को सुलझाने के लिए ऐसी कोई भी अभी तक इंटरनेशनल कोई गवर्नमेंट नहीं बनी या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बना है, इसलिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा केनिथ बोल्ट्स मानते हैं, ठीक है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय जो संरचना है, ठीक है, राजनीति की जो संरचना है उसको जो है अराजकतापूर्ण कहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना को अराजकतापूर्ण या एनार्किस्ट किसने कहा है, तो वो केनिथ बोल्ट्स ने कहा है, ठीक है। और केनिथ बोल्ट्स जो किसके मेन प्रोपाउंडर है, नव यथार्थवाद के, ठीक है, जो स्टेट एक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानते हैं, स्ट्रक्चर्स को, संरचनाओं को, ठीक है। तो ये जो है इनके महत्व, इनके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया था वो था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस को जो है स्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई है, ठीक है। जो रशिया है, जो उस टाइम यूएसएसआर था, ठीक है, उसको जो है किस आधार पर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप है वो किस आधार पर दी गई है, क्या योग्यता थी उसकी, ठीक है। तो वो थी उसके पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी होने के नाते, ठीक है, पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी राज्य होने के नाते या उत्तराधिकारी राज्य होने की योग्यता के आधार पर जो है उसको जो है परमानेंट मेंबरशिप प्रदान की गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है, एज ए सक्सेसर स्टेट टू द फॉर्मर सोवियत यूनियन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको ये छोटे छोटे फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज मार्शल प्लान, ठीक है, मार्शल प्लान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्शल प्लान योजना किसके लिए थी, मतलब ये क्यों लाई गई थी ये योजना। तो ये क्यों लाई गई थी, पश्चिमी यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न यूरोपियन जो इकोनॉमीज थी, ठीक है, उनके ऊपर जो है वर्ल्ड वॉर का जो प्रभाव पड़ा था, ठीक है, तो उनको रिबिल्ड करने के लिए, दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए, उन इकोनॉमीज को पुनर्निर्मित करने के लिए जो मार्शल प्लान योजना लाई गई थी। अब क्या थी मार्शल प्लान योजना, देखिए ये एक अमेरिकन इनिशिएटिव था, ठीक है, यूएसए ने इनिशिएट लिया था, जिसमें क्या क्या देखिए सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट जो जॉर्ज मार्शल थे, ठीक है, इनके नाम पर जो है ये प्लान लाया गया था जिसको जो है मार्शल प्लान जो है कहा गया है। एक अमेरिकन इनिशिएटिव के तौर पर इसको हम देखते हैं, जिसमें क्या किया अमेरिका ने, $13 बिलियन की जो एक इकोनॉमिक हेल्प थी, ठीक है, वो इन्होंने दी यूरोपियन इकोनॉमीज़ को जो है रीबिल्ड करने के लिए आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो यूरोप की जो हालात हुए, ठीक है, उसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए जो 13 बिलियन की एक इकोनॉमिक हेल्प की, ठीक है, फॉर द रीबिल्ड ऑफ यूरोपियन इकोनॉमीज, ठीक है। तो गोल क्या था, ठीक है, यूएसए का गोल क्या था इसमें, रीबिल्ड ये वार डिवास्टेटेड रीजन, ठीक है, जो भी युद्ध से क्षतिग्रस्त जो क्षेत्र थे, ठीक है,
उनको दोबारा से रिबिल्ड करना एंड रिमूव ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, जो भी व्यापार के ऊपर जो प्रतिबंध थे उनको कहीं ना कहीं रिमूव करना, उनको कम करना, या मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज करना था एंड मेक यूरोपियन प्रॉस्परस अगेन, ठीक है, यूरोप को जो अगेन दोबारा से एक समृद्धशाली एक प्रॉस्परस एरिया बनाना था, ठीक है, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, ऑल ओवर जिसका गोल था जो यूएसए का वो था कि कम्युनिज्म की का जो एक विस्तार हो रहा था उस विस्तार को जो है कम करना था, ठीक है। तो ये मुख्य बात थी मार्शल प्लान के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन था, ये पूछा गया था, तो आपको अपकमिंग एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी साल में ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, जो हंस जे मॉर्गेंथू, या तो उनकी बुक पूछी जाती है पॉलिटिक्स अमंग नेशन अ स्ट्रगल फॉर पावर, ये बुक पूछी जाती है, ठीक है, या तो उनके जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, जो रियलिज्म के जो उन्होंने 6 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, या तो उनको पूछा जाता है कि मॉर्गेंथू के जो रियलिज्म या यथार्थवाद के जो 6 सिद्धांत, इनमें से कौन है या कौन से नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जून 2012 के एग्जाम में भी ये प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो पूछा गया है जिसमें प्रिंसिपल्स पूछे गए थे, तो मैंने यहाँ पे सारे प्रिंसिपल यहाँ पे दे दिए हैं, आप एक बार इनको पढ़ के याद कर लेना ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे। तो सबसे पहले था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो जड़ें हैं वो मानव प्रकृति में निहित है, ठीक है, ह्यूमन नेचर में जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूट्स को जो है देखा जाता है। और दूसरा है राष्ट्रीय हित की परिभाषा राष्ट्रीय शक्ति के रूप में, किसी भी पर्टिकुलर नेशन का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसी को जो उस नेशन का जो नेशनल पावर भी माना जाता है, ये रियलिटी है अकॉर्डिंग टू हंस जे मॉर्गेंथू, ठीक है। और जो राष्ट्रीय हित है वो सदैव परिवर्तनशील होते रहते हैं, मीन्स आज हमारे देश का मान लीजिए कोई नेशनल इंटरेस्ट कुछ और है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती रहेंगी तो हमारे राष्ट्रीय हित भी बदलते रहेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी बनाते रहेंगे, ठीक है, ताकि अपने राष्ट्रीय हित को पूरा कर सके। और राष्ट्रीय हित ही क्या है, हमारे राष्ट्र की शक्ति है, ये माना जाता है। चौथा जो मुख्य सिद्धांत था इनका वो था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती, ठीक है, मोरालिटी की कोई जगह नहीं होती, यहाँ पे रियलिटी को लेकर चलता है, जिसमें क्या बात है कि राष्ट्रों के बीच क्या है, पावर के लिए जो एक स्ट्रगल चला हुआ, ठीक है, यहाँ पे मोरालिटी या नैतिकता की बातें करके कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हंस जे मॉर्गेंथू मानते हैं, ठीक है। राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर नेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको जो है रीजन से या विवेक से जो है संचालित किया जाता है, ये भी इनका रियलिज्म का जो है 5वां सिद्धांत है। और जो छठा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने क्षेत्र में स्वायत्त या ऑटोनोमस है, ठीक है, तो ये 6 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं जो हंस जे मॉर्गेंथू ने रियलिज्म के बताए हैं, ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिए तो ये समझिए कि आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% पक्का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि ये क्वेश्चन इसमें यह से पूछा गया था कि ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ था, या आप यूँ कहिए कि उसके परिणाम स्वरूप किन किन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो स्थापित किया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 1944 में जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, यूएसए के साथ साथ लगभग 44 अन्य देशों की जो एक बैठक हुई थी, ठीक है, जिसमें इन सभी 44 कंट्रीज़ के 730 डेलीगेट्स ने जो है हिस्सा लिया था, ठीक है। और क्या हुआ था, देखिए, ये था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस है इसको यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, क्यों थी, टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया था, वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, इन 2 इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई थी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ मुख्य क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। हम जून 2012 के नेट एग्ज़ाम की बात करें, इसमें सेकंड पेपर में जो मुख्यतः जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये थे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इसी तरीके से हम और भी अपकमिंग वीडियोज़ में इसी तरह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।